जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे पाकिस्तानी जो कल गैस पाइपलाइन लीकेज हुआ था उसमें जो ब्लास्ट में लोग मारे गए थे और उस ब्लास्ट के बाद जो वहां का घटनाक्रम था वो बहुत ही भयंकर और दिल दहला देने वाला था, क्योंकि पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की भूखी नंगी जनता और पाकिस्तान के भूखे नंगे नेताओं ने वहां पे जो काम किया था वो सिर्फ और सिर्फ उस मॉल से कैश लूटने का काम किया था। तो इसी प्रकार की डिबेट इस डिबेट में की गई है। दोस्तों हिलाली एक जगह ये भी बोल रहा है कि पाकिस्तान की जनता का तो डीएनए ही खराब है, क्योंकि ये भूखे नंगे और चोर प्रवृत्ति के लोग वहां पे आके लोगों को, मरने वाले लोगों को सहारा ना देके वहां पैसे लूटने का काम कर रहे थे। तो उस मॉल में कैसे पैसे लूटे जा रहे थे और कैसे वहां का क्या मंजर था, इस डिबेट में आप सुनिए और देखिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वैसे उनके पास ज़ाहिर ओपन पड़ा हुआ था, वो लोग कोशिश करके उसको उठा के ले गए और कितना वहाँ पे लूट मार हुई। अच्छा। मतलब जख्मियों को आप नहीं पहुंचा रहे और अपने लूट मार में लग गए। समीना, मैं आपसे एग्जैक्टली यही बात करने लगा था कि मुझे बिल्डिंग के गिरने से भी ज्यादा जिस बात ने अफसोस पहुंचाया वो अफसोसनाक बात ये है कि एक तरफ लाशें बिखरी हुई हैं। अभी तक, इस वक्त तक रेस्क्यू वालों के मुताबिक इस वक्त तक भी उन्हें ये नहीं पता कि मलबे के नीचे शायद अभी भी कुछ लोग दबे ना हो। ठीक, बिल्कुल। लेकिन बात ये है कि जब वहां पे लाशें पड़ी हुई थी तो बेहिस लोग जो थे वो वहां भी नोट इकट्ठा करने के चक्कर लगे हुए थे। बिल्कुल सही है। हिलाली साहब, आपको इस पर मजीद कुछ कहना है? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या एक ही दफा सारी बिल्डिंग्स को स्कैन नहीं कर लेना चाहिए? और अगर रिकॉर्ड है तो उन पर क्यों नहीं कोई काम होता कि कोई जाके चेक कर ले कि कौन सी मखदूश बिल्डिंग है, कमजोर है, उसको हटाएं, ना कि हम इंतजार करते रहे कि मजीद कोई सानिया पेश आए। नहीं, हो नहीं सकता, आप कर नहीं सकते, आप पे कैपेबिलिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, परसेवरेंस नहीं है। मान जाए ना, बात असल है आप हाय हाय करते रहते हैं मगर आपको कभी मानते नहीं है कि आपकी अपब्रिंगिंग इंट्रिक, आपका डीएनए, आपका वो क्या कहते हैं, कंजेनिटली आप डिफेक्टिव हैं। आपका एजुकेशन सिस्टम, आपका पॉलिटिकल सिस्टम, आपके पॉलिटिकल लीडर्स, आपके ब्यूरोक्रेसी, टीचर्स, यू आर कंजेनिटली इनकेपेबल। तो अब आप कहना कि करते रहो, आप चीखते रहे, केपेबल नहीं है और फिर विल भी नहीं है, दोनों ही बातें साथ साथ हैं। और हम इसीलिए जब तक उस पर बात ही नहीं करते जब तक कि कोई वाकया पेश ना आ जाए। इस वक्त हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, जब वाकया भी पेश आता है ना तो उस वक्त एक दो दिन के लिए बात होती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इबाद उस्मानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, जरा उनसे मजीद कुछ डिटेल्स भी लेते हैं। इबाद, पहले तो यही बता दीजिए कि इस वाकये की इन्वेस्टिगेशन का तो कहा जा रहा है, कुछ ऐसी कोई स्पेशल चीज सामने आई है जो आप शेयर करना चाहें? जी शुक्रिया। देखिए, स्पेशल टीम हर वाकया के बाद बनाई जाती है शहर में और इस वाकये के बाद भी बनाई गई है और रिवायती तौर पे ये देखा गया है कि जो एसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ है उनकी जानिब से टीम जो है वो बनाई गई है और उन्होंने जो है इब्तिदाई रिपोर्ट जो है वो आईजी सिंध को अरसाल की है, जिसमें बताया है कि 15 अफराद जो है अब तक हलाक हो चुके हैं, 11 अफराद जख्मी हैं और जो अंदर मौजूद थे अफराद ना सिर्फ वो जख्मी हुए हैं और हलाक हुए हैं बल्कि बाहर भी मौजूद जो सड़क से गुजर रहे थे वो इस धमाके की जद में आने के बाद जख्मी और हलाक हुए हैं। ये रिपोर्ट तैयार करने के बाद आईजी सिंध को अरसाल कर दी गई है। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि 21 नवंबर पिछले महीने ही ये देखा गया कि इसी इलाके में जो है वो एक धमाका हुआ था, वो भी गैस भर जाने से नाले के ऊपर जो इमारत थी उसमें जो है वो धमाका हुआ था। 3 अफराद जो है वो जख्मी हुए थे और क्रिटिकल जख्मी हुए थे, जो अपने हाथ और पांव से जो है वो एक तरीके से वो बिल्कुल हट गए, उनके हाथ और पांव उनके पास अब नहीं रहे। इस तरह के वाकयात ना सिर्फ इस इलाके में हुए, न्यू कराची, सड़जानी, कोरंगी, ये वाकयात एक नॉर्मल हो गए। लेकिन इबाद, आप ये जो कह रहे हैं कि नॉर्मल हो गया, तो आप ये बताएं कि आपको कोई इंफॉर्मेशन है कि कराची में टोटल इस तरह की कितनी बिल्डिंग्स हैं जिसमें ये खतरा मौजूद है कि वो इस तरह का कोई नुकसान जो है वहाँ हो सकता है और मुख्तलिफ लोग जाँ बहक हो सकते हैं, किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं?
ये बिल्कुल इस तरह की इंस्पेक्शन के लिए जो टीमें बनाई गई थी, क्योंकि बिल्डिंगें जब गिरने लगी तो ये देखा गया था कि इंस्पेक्शन की जाएगी कि नालों के ऊपर कितने जो है वो घर मौजूद है, लेकिन उसकी इंस्पेक्शन भी वक्त गुजरने के साथ जो है वो खत्म ही हो गई है, वो इंस्पेक्शन सामने नहीं आ सकी है। लेकिन जो इलाके पॉइंट आउट किए गए थे उसमें लांढी और ये कटी पहाड़ी, औरंगी टाउन, वेस्ट का एरिया है जहां पर आज ये वाकया हुआ है, इस तरह के इलाके पॉइंट आउट किए गए थे। लेकिन उस इलाके को पॉइंट आउट करने के बाद जो है ये देखा गया था कि कोई भी अमल दरामद नहीं किया गया, वहां ऑपरेशन नहीं किया गया। आज भी जब ये वाकया हुआ है तो एक टीम यहाँ पर आई, उनकी जानिब से बताया गया कि हमने नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। कोई एक्शन नहीं होगा, तो हम यही कह सकते हैं कि एक्शन नहीं होता तो फिर उसी का ये रिएक्शन जो है वो नजर आता है। बहुत शुक्रिया आपका इबाद उस्मानी। बस कराची के लिए हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह ही हाफिज है इस शहर का और अल्लाह ही इस पर करम करे, क्योंकि जो हमें करंट सिचुएशन नज़र आ रही है पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के हवाले से, जो रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं उनके हवाले से, वो नाअहली और करप्शन की और इसी तरह की दास्तानें हमें नज़र आती हैं। बहरहाल जनाब, हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे प्रोग्राम में अब, और ख़ास तौर पर बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के इंटरव्यू के हवाले से। उन्होंने एक जो बैरून मुल्क चैनल है, इंटरनेशनल चैनल है, उसको एक इंटरव्यू दिया आज, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें की। तो ऑपोजिशन पर वहाँ पर भी वो गर्जे बरसे, इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और भी मज़ीद इंपॉर्टेंट बातें की हैं, उसके हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। इमरान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए अपनी ऑपोजिशन की करप्शन की जो दास्तान बता रहे थे, फिर से आपके लिए तो कोई नई नहीं है, लेकिन डू यू थिंक कि अब ये जो गुफ्तगू है, अगर मैं ज़रा रफ लैंग्वेज में कहूँ, ये मंजन अब बिकेगा? देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एक सेकंड लाल साहब आती हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एक बात याद रखनी चाहिए कि वो एक दफा नहीं 101 बार ये मंजन बेच लें, 101 बार तमाम तर खराबियों का जिम्मेदार वो पिछली हुकूमतों को करार देते रहे होंगे भी। हम ये नहीं कहते कि वज़ीर आज़म इमरान खान गलत कह रहे हैं, हो सकता है वो ठीक कह रहे हो, लेकिन उन्हें वोट अब पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी पे नहीं मिलने। अगले इलेक्शंस में वोट अवाम ने उनको उनकी इन 5 साल कारकर्दगी पे देने हैं। नंबर 1, उन्होंने जो वादे किए थे, जो उनका मंशूर था, वो वादे उन्होंने कितने पूरे किए और कितने अपने मंशूर पे अमल किया, अगले इंतखाबात में अवाम ने उनको उस पैमाने पे जांचना है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को शायद ना अब ये बातें छोड़ के अपने बताना चाहिए। लेकिन वो कोई जलसे पे तो नहीं बात कर रहे थे कि वोट के लिए, तो ज़ाहिर है कि वो बता रहे थे कि मसले क्या आ रहे हैं। मुझे अब ये बताएं वो करप्शन कैसी थी, मुझे ये बताएं जिसमें मुल्क 5.8 जीडीपी के हिसाब से तरक्की कर रहा था, और ये कैसी ईमानदारी है कि जिसमें मुल्क जो है वो निचली सतह की तरफ तरक्की में जा रहा है। मुझे आप ये अवाम ये सोचने पे फिर मजबूर होते हैं, लोग ये सवाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब खैर, लेकिन अगेन वही बात है, उस वक्त कोविड भी नहीं था, अभी कोविड भी है, तो ये भी एक फैक्टर वो बताएंगे। लेकिन मैं इस डिटेल में जाए बगैर, क्योंकि इकोनॉमी हमारा जो है, मेरी गुजारिश सुन लें, महंगाई कोविड से पहले ही डबल डिजिट में जा चुकी थी। वज़ीर आज़म वो वैसे हर गवर्नमेंट जब आई है, पीपल्स पार्टी PPMLN पहले साल में सब की गई है, लेकिन बहरहाल वही बात कि इकोनॉमी चूंकि टॉपिक नहीं है तो इसको हम नहीं, मैं ज्यादा छेड़ना चाह रही। लेकिन हिलाली साहब, आप कुछ कमेंट इस पर भी करें कि ये जो बात वो कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि जी बाकी जो ये दोनों पार्टीज थी, वो उनके लीडर्स करप्ट थे, इसलिए हमारा मुल्क तबाह हाल है। इस देखिए समीना सोचिए, ये ऐसा मत देखें कि ये सही है गलत है, थोड़ा प्राइम मिनिस्टर का माइंड फ्रेम पे निगाह तवज्जो दें। वो कह रहे हैं कि ये दो फैमिलीज या ये रहेंगे या पाकिस्तान रहेगा। इट्स नथिंग लेस देन दैट। ये मत समझिए कि ये ऐसे कर रहा है कि इलेक्शन में कुछ वोट हासिल करना चाहता है। ये 3 साल इसके हो गए हैं और ये देख रहा है किस डेप्थ तक करप्शन पहुंच गई है, और वो देख रहा है कितना है, और वो ये भी देख रहा है कि इनका अभी तक बहुत इन्फ्लुएंस और असर है। एक फैमिली तो पूरे सिंध को चला रहा है, दूसरा फैमिली बड़ा पावरफुल है पंजाब में। इमरान याकूब रोज हमें याद दिलाता है कि वो इलेक्ट होके वापस आ जाए। तो कहने की बात ये है कि ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि ऐसा नहीं चल सकता ये मुल्क, या तुम इनके साथ जाओ या पाकिस्तान को बचाओ, दोनों नहीं कर सकते। ये है उसका पहला पॉइंट। उसका दूसरा पॉइंट क्या है?
दूसरा पॉइंट आप देखिए क्या हो रहा है, वो बता रहा है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम जितने गवर्नमेंट को ऑपोजिशन को इज्जत देनी चाहिए वो इज्जत नहीं मिल सकती, और मैं नहीं हूं वो आदमी जो इनको इज्जत दे सकता है। चोरों को मैं इज्जत नहीं दे सकता, लिहाजा मैं जो हूं अनसूटेड हूं। मैं इस मुल्क में और इस सिस्टम में आई एम नॉट फिट, तो मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। मैं कह रहा है आपको, फॉरेन जर्नलिस्ट को कह रहा है कि ये नहीं चल सकता ऐसा, ये दो लोग इतना करप्शन हो गया है कि चल ही नहीं सकता। तीसरी बात, वो ये कह रहा है कि ये सिस्टम नहीं चल सकता है, वो लॉयल ऑपोजिशन का जो है वो नहीं चल सकता है। अब इन दोनों ने इनकी हरकतें जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इनके हरकतें ऐसे हैं जो वो बता रहे हैं कि वो कहते हैं जितना भी हम एक एक से नफरत करते हैं, जितना भी शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं जरदारी का पेट चीर के वो पैसे निकालूंगा, और जितना भी जरदारी ने कहा कि ये लॉन्ड्रर्स हैं, ये है वो है, वो एक चीज पे इत्तेफाक ये है कि यार इसको निकालो, ये आदमी को निकालो, और सब हम लड़ते रहे एक एक के साथ, नो प्रॉब्लम, मगर इसको निकालो। और देखिए एमक्यूएम जो तीसरी पार्टी है जबरदस्त गेम खेल रही है। वो इमरान खान को बिल्कुल नहीं चाहती, वो तो कहती है सीक्रेटली, क्या नहीं प्राइवेटली कहते हैं कि यार ये बड़ा डिजास्टर है ये आदमी, इसके साथ हमने अलायंस बना के कुछ नहीं हासिल किया, मगर क्या करें, हमें वो पता डायरेक्शन था और हम इतने कम हैं कि क्या करें, इसको छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ने से हमें बेहतर क्या मिलेगा, तो बेहतर है टिके रहो। जब उधर से कोई साइन आएगा कि इनको छोड़ो और फिर कोई अच्छी हमारे लिए कोई चीज बेहतर होगा तो वो कर लेंगे, मगर ये खामखा इनको छोड़ के क्या फायदा, और को क्या बेहतर मिलेगा। और काफ का भी यही हालत है एग्जैक्टली। और वो उधर से नवाज शरीफ दोनों को फोन कर रहा है, दोनों को बात कर रहा है, दोनों को दावतें दे रहा है, लंदन आओ।